Hello everyone, welcome to the part 2 of PYQ discussion for chemical bonding. We have already posted part 1 जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए इन डिटेल, जहाँ पे चारों ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया है, सब कुछ कंटेंट मेंशन किया है. आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, सीखिए और वट एवर यू हैव इन डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल डिस्कस अबाउट इट. So let's start with the part 2 now, okay? Okay, so let's start with the 11th question, the first question, basically worst question of our part 2. The correct order of dipole moment for the molecules NH3, H2S, CH4 and HF. So first of all, let's understand ki dipole moment, it measures polarity, okay. Higher the electron negativity difference, higher the electron negativity difference, bond become polar, hence higher dipole moment. फाइन, ठीक है. सो अगर हम बात करें, हमारे पास 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं. वी हैव CH4, H2S, NH3 and HF. If you guys know, fluorine is the most electronegative element of periodic table, है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो. तो HF का बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा पोलर इन नेचर होगा, तो हायर डाइपोल मूवमेंट विल बी फॉर HF. पहला आ गया हमारे पास HF. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर. नाइट्रोजन उसके बाद, राइट, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आफ्टर फ्लोरीन अराउंड, अगर हम पॉलिंग स्केल पे बात करें तो इसकी अराउंड 4 आती है, इसकी अराउंड 3 आती है. NH3 इसका सारा ऑर्डर भी हमारा इन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ला रहा है, तो NH3. देन कार्बन और सल्फर में अगर बात करें, कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट. थोड़ी बहुत सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, और कार्बन को तो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बोल दिया जाता है. ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही है ये, बहुत ही कम डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की पोलैरिटी में. हाइड्रोजन अराउंड 2.1 का डिफरेंस है और कार्बन का अराउंड 2.5 रहता है. वेरी लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो ऑर्डर वी गेट इज this: HF, NH3, H2S, CH4, right? प्लीज आप देख लीजिए इसे. फाइन, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, which one of the following set represent all isoelectronic species? What do you mean by isoelectronic species? Species having same number of electron and different number of proton, है ना, जिनमें सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, डिफरेंट प्रोटॉन्स हो. सो Na+, इसमें तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है, सबको देखना पड़ेगा. Na+, कितने इलेक्ट्रॉन? 10. Cl-, कितने इलेक्ट्रॉन? 17 और 1 18. तो चलो पहला सेट तो नहीं है. अगर मैं सेट टू सेट, अच्छा अप्रोच क्वेश्चन की, अब यहाँ पे अगर हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी बहुत सारे हमारे पास आयंस हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दो में ही समझ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा कि फुल सेट बताना है, कौन से सारे सेट में सबका एक जैसा इलेक्ट्रॉन है, राइट. सो वी हैव Na+, Cl-, O-, इसमें तो नहीं है. नाउ वी हैव द ऑप्शन बी, यहाँ पे N2O और N2O4 देख के पता लग रहा है दो. N2 के कितने? 7 7 14, 14 + 8 कितना आ गया? 22. और इसका कितना आ गया? 7 × 2 + 4 × 8, ये हो गया 14, ये हो गया 32. 32, 42, 46 नॉट पॉसिबल, इसमें भी नहीं है. अच्छा चलो सी में देख लेते हैं. Na+, अरे हाँ 10 इलेक्ट्रॉन.
Mg2+, ओ माय गॉड, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब थर्ड पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये दो तो सेम आ चुके हैं। O-। अच्छा, मैं कैसे इलेक्ट्रॉन लिख रही हूँ वैसे, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11। 11 जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अब यहाँ चार्ज है प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जैसे Na का एटॉमिक नंबर है 11 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 10। Mg का क्या एटॉमिक नंबर है? 12, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए 10। O-, O का कितना इलेक्ट्रॉन, वो एटॉमिक नंबर है 8, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना हो गया? 9। अच्छा, ये तो फिर हो गया ना कैंसिल, ये तो हो गया, ये तो नहीं आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ऑप्शन कितना बचता है हमारा? डी ही बचता है, बट एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो डी में आ गया हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना? पोटेशियम कैल्शियम 20, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, प्लस चार्ज 18। आर्गन, आर्गन 2 नहीं है गाइस, आर्गन है ये सिर्फ, फाइन। आर्गन का कितने इलेक्ट्रॉन? 18। के प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन? अगेन के का कितना होता है? 19, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया 18। Cl माइनस, क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन? 17, 1 गेन इलेक्ट्रॉन 18। सो वी कैन से डी सेट जो है हमारा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फाइन, note it down please. Next we have, which one of the following statement is incorrect related to the MOT, molecular orbital theory? अच्छा, किसी को पर्पस पता है molecular orbital theory क्यों हमें बताई गई थी या क्यों ये थ्योरी डेवलप हुई थी? बेसिकली ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक बताने के लिए ये थ्योरी को, मतलब वन ऑफ द रीजन फॉर एमओटी इज टू यू नो, जो वीबीटी नहीं बता पाया था दैट ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक, इट्स नॉट, इट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। MOT has proved that. So it says that the N star antibonding molecular orbital, basically वो N नहीं है, वो pi star है। Pi star antibonding molecular orbital has a node between the nuclei. Pi star antibonding ऑर्बिटल कौन से होते हैं? Which are formed by destructive interference. उनकी जो दो वेव होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। दो डिफरेंट डायरेक्शन जब ओवरलैप करती है तो एक गैप जनरेट होता है, एक ऐसी स्पेस जनरेट होती है दो न्यूक्लियाई के बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है हमारी? नल हो जाती है। सो यस, इट हैज़ अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। नोड इज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. नोड region where probability of finding electron is 0. तो यस, ए तो करेक्ट है, हमें फाइंड आउट करना इनकरेक्ट। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द 2 इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ द बॉन्डिंग एटम रीइंफोर्स ऑन ईच अदर। रीइंफोर्स का मतलब बेसिकली बोल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है? बेसिकली जो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो जब दो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के एज अ पार्टिकल और एज अ वेव भी कंसिडर किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेव होती है वो सेम डायरेक्शन में ओवरलैप करे तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो जैसे एक ये वेव है हमारे पास और ये वेव है, दोनों को हम ओवरलैप करेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। तो इससे हमारे जनरेट होने वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यस, दैट्स ट्रू। Molecular orbital obtained from 2px and 2py orbitals are symmetrical around the bond axis. अच्छा, 2px और 2py, if you remember, they are written together in MOT. दोनों जो सेट होते हैं ना वो डीजनरेट सेट होते हैं, डीजनरेट सेट। और इनके अगर आपको आगे याद हो, इनके आगे लिखा जाता है पाई 2px पाई 2py। पाई का मतलब क्या है? पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल होता है क्या? नहीं, वो कैसे प्रेजेंट होता है? राइट, नॉट सिमेट्रिकल, इट इज अनसिमेट्रिकल।
सिमेट्रिकल कौन से होते हैं? बेसिकली ये अगर एक्सिस है तो हमारे सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। तो स्टेटमेंट हमारी थर्ड वाली इनकरेक्ट है। डी देख लेते हैं। अ पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप ये पढ़ते तो आपका थर्ड ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा कि जो पाई बॉन्ड है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर अबव एंड बिलो प्रेजेंट होते हैं। फाइन, ओके फाइन, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Yes. Hydrates, chlorides and bromides of calcium, strontium and barium on heating undergo hydrolysis. Hydrates, chlorides and bromides of beryllium and magnesium on heating undergo dehydration. अच्छा, ये जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम के हैलाइड्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल CaCl2.6H2 होता है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये हाइड्रेट्स है। हाइड्रेट्स मतलब क्या होता है? देयर इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर तुम किसी भी मॉलिक्यूल को, ये जो होते हैं ये बेसिकली इनमें ये थोड़े आयनिक इन नेचर होते हैं, दे हैव आयनिक इन नेचर। तो अगर आप इसको हीट करोगे ना तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, पहले क्या होगा? इसका हाइड्रेशन होगा। इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन फर्स्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रेट्स की बात करें तो वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं, दे आर कोवलेंट इन नेचर। तो उनको क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेशन मतलब एक तरह की इंट्रैक्शन। सो इन दिस केस विल से कि कोवलेंट में हाइड्रोलिसिस होगा और उसमें होगा हमारा हाइड्रेशन। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ओके, देख लीजिए इसको प्लीज। Okay, next question. Let's move to next question now. Fine. Again, we have to determine the shape. मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है गाइस। So basically like you know इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है। So these are very interesting questions. NH3 very easy. We have already done that. क्या होता है? 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर है। शेप डिटरमाइन करनी है। शेप को कैसे डिटरमाइन करते हैं? विदाउट कंसिडरिंग द लोन पेयर क्या ज्योमेट्री बन जाएगी, क्या शेप बन जाएगी? ट्रायगोनल, प्लेनर, ट्रायगोनल पिरामिडल। सो NH3 हो गया हमारा ट्रायगोनल पिरामिडल। ClF3। अब जैसे बड़े स्ट्रक्चर आ जाते हैं ना, एक ट्रिक से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें बस एक वो टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि उस टेबल में तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5, 6 या 3 से 4 एग्जाम्पल होते हैं, बट पेपर में तो आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। सो ClF3 वी हैव। तो ClF3 मतलब अगेन इसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। आप एक एक इलेक्ट्रॉन से F को जोड़िए। वी गॉट 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। सो इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर हैं। स्टेरिक नंबर हो गया 5 में हमारे पास अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो TBP, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल ज्योमेट्री आती है, राइट? अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Cl हमारा क्या है? सेंट्रल एटम। फ्लोरीन्स आर एपिकोफाइल्स। फ्लोरीन्स क्या होते हैं? एपिकोफाइल। बेसिकली दे एक्वायर एक्सियल बॉन्ड्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्वायर एक्सियल बॉन्ड्स। एक्सियल बॉन्ड्स पे ही वो बनना पसंद करते हैं। बट हाँ, अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो तो वी हैव टू अरेंज देम ऑन इक्वेटोरियल बॉन्ड ऑल्सो। सो वी हैव दिस इज एन एक्सियल बॉन्ड, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने लोन पेयर। लोन पेयर को छुपाओ, देखो किस तरह की शेप बन रही है। थोड़ा सा ना टिल्टेड होता है एक्चुअली। अगर मैं इन बॉन्ड को बनाऊं थोड़ा सा टिल्टेड, तो ये जाता है टी शेप। इट हैज टी शेप, राइट? तो फर्स्ट का थर्ड, एक का थर्ड, बी का 4, एक का थर्ड, बी का 4। अभी तक हमारे पास ANC बन रहे हैं। PCl5 वेरी इजी, पूरा डिस्क्रिप्शन हमने करा है। 2 एक्सियल स्ट्रॉन्ग लॉन्गर बॉन्ड्स होंगे, देन शॉर्टर 3 बॉन्ड्स होंगे, इक्वेटोरियल, ट्रायगोनल, बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ओ शेप। और अच्छा हाँ, इफ नो लोन पेयर, इफ नो लोन पेयर तो हमारा जो शेप होता है ना वही हमारा ज्योमेट्री, मतलब दोनों सेम हो जाता है। ओके, ये पॉइंट हमेशा याद रखना।
इफ देयर आर नो लोन पेयर देन शेप इन इक्वल्स टू ज्योमेट्री। BrF5, अब वैसे एक ही स्पीशी बची है बट स्टिल हम देख लेते हैं। BrF5 7 इलेक्ट्रॉन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, F F F F and F, एक लोन पेयर। सो कंसिडर वी हैव 1 लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें ज्योमेट्री और शेप इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो हमारे पास कैसी शेप होती है इसकी? F F F और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर को क्या करेंगे? छुपाएंगे, क्योंकि शेप पूछी है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास? A3 B4 A3 B4 C2 A3 B4 C2 D1 C ऑप्शन। फाइन, चलिए note it down please. Next we have the correct order of bond angles in the following compounds. So bond angle may affected by presence of lone pair on it. Higher the number of lone pair, higher the lone pair on central atom, lesser will be बॉन्ड एंगल। ठीक है, अगर जितने ज़्यादा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे उतना कम उसका बॉन्ड एंगल होने लगता है। CO2 लीनियर स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। NH3 comprises of 1 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर। वैसे तो अगर हम दिस इज बेसिकली sp हाइब्रिडाइज जिसका 180 होता है। ये है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज, होना चाहिए था 109 डिग्री, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 107 के अराउंड हो जाता है। 107 और 109.5, तो हम सिमिलर यही कर सकते हैं। देन वी हैव NH4 प्लस, ये भी क्या है? ये टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना? 109। देन वी हैव H2O कैसा? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, अगेन टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल और मतलब अगेन sp3 हाइब्रिडाइज, अगेन बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर, मोर लोन पेयर repulsion, hence bond angle decreases, around 104 के आसपास हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हो गया हमारे पास CO2 का। then we have for NH4 plus, then NH3, then H2O, B is a correct option. ये sp हाइब्रिडाइज है, ये sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, बट इसमें क्या है? इन सब में लोन पेयर ने खेल कर दिया। लोन पेयर रिपल्शन। ओके, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, among the following which one will have maximum lone pair repulsion? किसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगी? higher the number of lone pair, more will be the repulsion। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उसमें ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगी। ClF3 यूज द सेम कॉन्सेप्ट, 1 2 3 F के साथ बॉन्डेड है और 2 लोन पेयर। सो ClF3 अगर ओके मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बनाती हूँ।
लाइक ये तो हम अपनी ट्रिक से करते हैं। ClF3 में 2 लोन पेयर और अपना 3 बॉन्ड पेयर है, F F F IF5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सी गाइस मुझे ये सब आता है बट मैं आप सबके लिए कर रही हूँ कि जिससे आपको भी प्रैक्टिस हो। 1 2 3 4 5, हाँ IF5 ये कितना कर दिया, 1 2 3, ओ सॉरी, फाइन फाइन फाइन, मैंने एक एक्स्ट्रा उधर लिख दिया है। ये तो गलत होता है, आराम से आप, आई विल जस्ट डू इट प्रॉपरली, वेट अ मिनट। IF5 1 2 3 4 5 6 7 1। देखो गाइस मेरे पास यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये तो आपको मिलने वाली है वीडियो बाद में, मैं तो ऐसे पढ़ा रही हूँ। आप पेपर में गलती ना करिए प्लीज़, आप जो भी है उसको अच्छे से क्लीन जगह पे स्पेशियस फॉर्म में लिखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपने 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, फाइन, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर SF4 2 3 4 5 6 1 लोन पेयर। तो ये तो हार रहे हैं, SF4 और IF5 तो अब तक नहीं है पिक्चर में। वी हैव ClF3 और अब देख लेते हैं XeF2। 1 2 3 4 5 6 7 8, Xe 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। 1 2, लो आ गया विनर। मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर हायर विल बी द लोन पेयर रिपल्शन, दैट्स द XeF2। ठीक है, मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। फाइन, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। So XeF2 has higher lone pair repulsion. Moving on, next, which among the following is incorrect statement? अच्छा, इसमें हमारे पास है पहले बॉन्ड ऑर्डर दे रखा है O2 का, तो एक काम करते हैं O2 का बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, अच्छा 1s 2s को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसकी एनर्जी तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाती है, वो बॉन्ड ऑर्डर में इतना हेल्पफुल है भी नहीं। ऑक्सीजन के मैंने 2p ऑर्बिटल बना रही हूँ मैं, यही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उसका होता भी नहीं है यूज़। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है, ऑक्सीजन की कितना होता है, 1s 2s 2p4 है ना। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बनेगा, एक ही ऑर्बिटल, देन ये 2, देन ये 1 एंड 1, फाइन। ठीक है, अब फिलिंग करना स्टार्ट करो। 8 इलेक्ट्रॉन से मुझे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आपने देखा मैंने कैसे फिल किया। ये हो जाता है हमारा सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px पाई 2py पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये हो गया सिग्मा स्टार 2px। फाइन, तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो O2 का केस कितना हो गया, कितना आया हमारे पास, 6 माइनस 2 4। सो O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज 2, वो तो सही आ रहा है। ठीक है, अब बोल दिया O2 प्लस। अच्छा, अब मुझे ना बार बार और MOT डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, O2 को रेफरेंस लो। अब उसने बोला कि O2 प्लस है, O2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस मतलब आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसने। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, हायर ऑर्बिटल से जाएगा, एंटी बॉन्डिंग से जाएगा। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है
तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा ये 2.5। O2 अगला कौन सा है हमारे पास, O2 माइनस। अब O2 माइनस मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, वो भी कहाँ पे होगा, एंटी बॉन्डिंग में ही होगा। 6 माइनस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1.5। और O2 2 माइनस का कितना हो जाएगा, अगेन वन मोर इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड इन एंटी बॉन्डिंग 1। So first statement we have is the bond order of O2 plus is 2.5, O2 we have is 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके